भारतीय रुपए की। भारतीय रुपया दिसंबर में 90 रुपए प्रति डॉलर के पार गिर गया है। मेन वजह अमेरिका की 50% टैरिफ है, जिनसे भारत का निर्यात प्रभावित हो रहा है और इसी के साथ व्यापार घाटा 23 अरब डॉलर पहुंच चुका है। विदेशी निवेशकों ने 17-18 अरब डॉलर भारतीय शेयर से निकाल लिए हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ी है। कच्चा तेल और सोने के महंगे आयात ने भी व्यापार को असंतुलित कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब रुपए को बाजार के हवाले कर दिया है। पहले की तरह सख्त हस्तक्षेप नहीं किया गया है। पहले आरबीआई गिरावट रोकने के लिए अरबों डॉलर बेच देता था, लेकिन अब सिर्फ अचानक उतार चढ़ाव रोकने पर फोकस है, ताकि निर्यात का रास्ता बना रह सके और निर्यात सस्ता बना रहे। 2025 में आरबीआई ने सिर्फ 30 से 36 अरब डॉलर बेचे हैं। ये नई रणनीति लॉन्ग टर्म मजबूती के लिए मानी जा रही है। आज जीडीपी स्ट्रांग है, रिजर्व हाई है, इन्फ्लेशन 1% से नीचे है, घरेलू डिमांड मजबूत है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों? दरअसल जानकारों की माने तो उनका ये कहना है कि ये गिरावट ग्लोबल फैक्टर्स से है और विशेषज्ञ तो ये तक कह रहे हैं कि सरकार ही नहीं चाहती कि कुछ समय तक रुपया मजबूत हो, क्योंकि सरकार दुनिया के अलग अलग देशों से डील कर रही है। वो भारत में व्यापार समझौतों को अमली जामा पहना रही है। अगर रुपया मजबूत हो जाएगा तो उनको यहां व्यापार महंगा लगेगा, इसीलिए सरकार खुद रुपए को कमजोर रखना चाहती है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं। जब तक ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ में समझौता ना हो जाए। और दूसरी बात, अमेरिका में भी हमारा सामान इस वक्त बाकी देशों के मुकाबले बहुत सस्ता पड़ेगा, इसीलिए सरकार ही नहीं चाहती कि रुपया मजबूत हो कुछ समय के लिए। तो वहीं विपक्ष का यह कहना है कि सरकार इस वक्त बहाने बना रही है, अपनी कमजोरियों के बहानों से छुपाना चाहती है, बहाने बनाकर कमजोरी छुपा रही है, इसीलिए रुपया गिर रहा है। अब सरकार के आंकड़ों की वजह से रुपया गिर रहा है या ग्लोबल प्रेशर की वजह से गिर रहा है, या ये गिरावट आर्थिक मंदी नहीं बल्कि भविष्य की मजबूती की रणनीति है। आरबीआई ने भी रेपो रेट की दरों में बदलाव किया, जिससे आम जनता को राहत मिलना तय है। लेकिन रुपए का गिरना और डॉलर का मजबूत होना क्या संकेत दे रहे हैं, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन पहले इसके नुकसान और फायदे देख लेते हैं कि नुकसान और फायदे क्या हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे भी। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ में जुड़े हैं। शरद कोहली सर हैं, मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही राजीव गुप्ता सर हैं, अर्थशास्त्री हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शरद सर, आपका रुख करते हैं। जैसा शुरुआत में हमने बताया, इकोनॉमी हमारी मजबूत है, उसके बाद भी रुपए की गिरावट। सबसे पहला सवाल अगर एक आम आदमी के जहन में होगा तो वो यही होगा, इसके पीछे की मुख्य वजह सर आप क्या देख रहे हैं? भारत 24 के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, इसके पीछे की वजह जो आपने बताई, बिल्कुल आपने सटीक बताया। आपकी टीम ने जो एनालिसिस किया है कि 50% टैरिफ जब भारत पे लगे जी, तो अमेरिका से हमारी जो डॉलर की इनफ्लो थी वो कम हो गई। फॉरेन एक्सचेंज की प्राइसेस डिमांड और सप्लाई पे चढ़ती है जी। जब डॉलर की मांग बढ़ी और एक तरफ मांग बढ़ी क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स भी थोड़े बढ़ गए हैं, और एक तरफ उसकी सप्लाई कम हो गई, यानी कि पीछे से जो डॉलर एक्सपोर्ट से आते थे उसकी सप्लाई कम हो गई। दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मांग बढ़ी क्योंकि हमारे जो विदेशी संस्थागत निवेशक है, जिनको हम एफपीआईस और एफआईआईस कहते हैं जी, उन्होंने सितंबर 24 के बाद और अभी तक लगातार भारतीय शेयर मार्केट से पैसा निकाला है। और वो इसलिए निकाला है क्योंकि उन्होंने अपनी मुनाफा वसूली करी है, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। उन्होंने जिस कीमत पे शेयर लिए थे उससे बढ़े हुए हैं, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकाल रहे हैं। प्लस अमेरिका में थोड़ी सी आर्थिक अनिश्चितता बढ़ गई, इस कारण से भी उन्होंने वैश्विक लेवल पर भी आर्थिक अनिश्चितता, जिसको हम जियो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कहते हैं, वो बढ़ने की वजह से उन्होंने पैसा एशियन मार्केट से निकालना शुरू किया जी। तो ये दो कारणों से बढ़ा। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जो कि शायद ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे जी, कि रुपया, ये सच है कि डॉलर मजबूत होने से रुपया कमजोर हो जाता है, और डॉलर पर रुपए की जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है, जो उसकी आंतरिक स्ट्रेंथ है, वो कम नहीं हुई है जी। तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कहूं, कुछ लोगों को शायद ये बात अजीबोगरीब लगे कि डॉलर का मजबूत होना और रुपए का कमजोर होना दो अलग अलग चीजें हैं। इस समय रुपया कमजोर नहीं हो रहा, ठीक है, मैथमेटिकली आप देखें, नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रुपया नीचे 90 पार कर गया है, पर रुपया कमजोर नहीं है। डॉलर मजबूत इसलिए है क्योंकि डॉलर की जो मांग है वो बड़ी है। और आपको मैं एक और जरूरी बात बताऊं कि अमेरिका में एक लॉबी है जो कि डॉलर को जबरदस्ती बढ़ाए रखना चाहती है जी। उसका क्षमा करें, उस कारण से भी डॉलर की मांग बढ़ी जी। क्षमा करें, मैं जानती हूँ जी जी।
ठीक है सर। सर आप पानी पी लीजिए, हम दोबारा आपका रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राजीव गुप्ता सर हैं। राजीव सर, सवाल आपसे है, क्या ट्रेड डेफिसिट की वजह से भी एक बड़ा असर है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एक भारी अंतर यहां पर देखा गया है, क्या उसकी वजह से भी ये असर पड़ रहा है? सृष्टि जी, इसमें मैं सबसे पहले तो थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा जी। ऐसा है कि डॉलर और रुपया निरंतर हल्का हल्का करके गिरता रहा है। हाँ। वो 40-42 रुपए से आज वो ठीक है, एक साइकोलॉजिकल मार्क है 90 रुपीज, तो हम उसका इतना हल्ला हो रहा है जी। पर आई थिंक अगर आप उसे एक लॉन्ग टर्म पीरियड पे देखें तो लॉन्ग टर्म पीरियड पे वो डेप्रिशिएट होता रहा है। 40-42 से 90 रुपए तक आया है फ्रॉम 2000 से लेके अब तक जी। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी खास भारी बात नहीं है। थोड़ा सा ब्लिप इस टाइम ज्यादा है क्योंकि करीब 5% डिवैल्यू हो गया 11 महीने में। उसमें ऑब्वियसली ये सबको मालूम है कि ट्रेड टेंशंस हैं, ट्रेड डेफिसिट हैं। उधर अमेरिका में जो अमेरिका का जो ब्याज दर है, ब्याज दर उन्होंने अभी तक कट नहीं किया है, तो बहुत सारी जगह से ऐसे देखिए, एक ऐसा बड़ा सिंपल है। सबसे पहली बात यह है कि डॉलर, रुपया, ये सब इनकी कैसे प्राइस तय होते हैं? बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई है। जी। अगर कितना रुपया डॉलर खरीदने के लिए जरूरी है, कितने डॉलर हमारे अंदर यहाँ पर आ रहे हैं, उस सब से ये तय होता है। जी। तो डॉलर का यहाँ से लोगों ने जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर थे, उन्होंने भी, जैसा अभी कोहली साहब ने भी बताया, कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी है, कुछ अनिश्चितताओं की वजह से उन्होंने पैसा बाहर निकाल के अपने देश में रख लिया है। तो इन सब चीजों का मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई भारी इससे दिक्कत है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है या नहीं चाहती है। मुझे लगता है ये ग्लोबल उसकी वजह से ये सारे जो चीजें हैं ये होती हैं। पहले हमारा इंडियन गवर्नमेंट बहुत कंट्रोल करना चाहती थी, कंट्रोल में रखना चाहती थी एक टाइम पे, पर वो कंट्रोल मैकेनिज्म भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहता था। वो आर्टिफिशियली हम करने की कोशिश करते थे, उससे कई और नुकसान होते थे। तो अभी बहुत ज्यादा आरबीआई कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता है। थोड़े बहुत ब्लिप्स को कंट्रोल करने के लिए कभी थोड़े डॉलर बेच दिए, कभी डॉलर खरीद लिए, उतना ही करता है। दूसरा, इस स्थिति में, आज की स्थिति में, क्या हमारा ये डॉलर गिरने का इकोनॉमी से कोई कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। इकोनॉमी 8.2% पे बढ़ रही है। हाँ। और मैं कोहली साहब की बात को शायद थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं, जो वो कह रहे हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं कम हुई है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब होता है खरीदने की ताकत, खरीदने, रुपए से जो सामान खरीद सकते हैं वो खरीदने की ताकत। अगर हमारा इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाए तब हम कह सकते हैं कि रुपए की ताकत कम हुई है। अभी इन्फ्लेशन तो हमारा बहुत ज्यादा कंट्रोल में है जी। और इस टाइम पे जो, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में वृद्धि होती है, ऐसे में जब भी रुपया गिरता है तो थोड़ा सा, मतलब इट इज इजियर टू एक्सपोर्ट, तो उसमें थोड़ा बहुत बेटर ही रहेगा उससे। और बाकी मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा इशू है। एक्चुअली ये पॉलिटिकल इशू ज्यादा होता है, इकोनॉमिक इशू कम होता है। हाँ। मतलब इसमें टीका टिप्पणी करने का और इसका मौका मिलता है। बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं राजीव सर, कुछ उसी तरीके की स्थिति हम यहाँ देख भी पा रहे हैं कि अब विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि सरकार सिर्फ अपनी मनमानी यहाँ पर छुपाने के लिए सब बहानेबाजी कर रही है, क्योंकि कई सवाल पूछे गए निर्मला सीतारमण से भी, उन्होंने कहा कि हमने मार्केट पर छोड़ा है, स्थिति अपने आप नियंत्रण में आ जाएगी। शरद सर, आपसे ही ये सवाल मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी कि ये स्ट्रैटेजी बताना इसके पीछे कि यहाँ सरकार की कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि इस पर ध्यान उस तरीके से नहीं दिया जा रहा है, आरबीआई का उतने कड़े स्टेप हम यहां पर नहीं देख रहे हैं, लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की बात जरूर, जो रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं कि दिसंबर 2025 तक $2 ट्रिलियन लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का प्रावधान या योजना बनाई आरबीआई ने, लेकिन गिरता हुआ रुपया उस पर कहीं ना कहीं चोट कर रहा है। क्या ये योजना कामयाब हो पाएगी आने वाले समय में? पहले तो मैं क्षमा करूं, थोड़ी गले में खराश थी, ठीक उसी प्रकार इस प्रकार रुपया थोड़ी देर के लिए कमजोर हुआ है। देखिए, मैं पहले इस बात को बिल्कुल दरकिनार करता हूं कि भारत सरकार जानबूझ के इसको नीचे गिरा रही है। बिल्कुल इस बात में कोई तथ्य नहीं है। मार्केट फोर्सेस के ऊपर होता है। ये जरूर होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर, उसके पास $700 बिलियन के विदेशी मुद्रा के भंडार हैं, तो समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब करेंसी को रेगुलेट करना चाहता है तो वो डॉलर को बेचता है, डिमांड सप्लाई को इक्वलाइज करने के लिए।
इस बार थोड़ा रिजर्व बैंक ने उसको उतना नहीं किया क्योंकि बाकी के फैक्टर स्ट्रांग है, उसमें हमें अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को ध्यान से रखना पड़ता है। हाँ। पर जो राजीव ने बात कही, मैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ा दूं। उन्होंने जी। बहुत अच्छी बात कही कि भारत के जो आर्थिक पैमाने हैं, इसमें जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, परचेज मैनेजर्स इंडेक्स है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, टैक्स कलेक्शंस हैं, जीएसटी में जो सुधार हुए हैं, आयकर में कट हुआ है, जितने भी भारत के आर्थिक पैमाने हैं वो सब के सब इस टाइम दुरुस्त है, बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो क्या होता है कि रुपए की कमजोरी हमें परेशान कर सकती है अगर हमारी आर्थिक हालत ठीक ना हो तो। यानी कि ये आर्थिक पैमाने अगर ठीक ना होते तब मैं जरूर इस पे चिंता व्यक्त करता और चिंता ज्यादा होती। और मैं राजीव की इस बात से भी सहमत हूं कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि पहले मुझे याद है मनमोहन सिंह जी जब थे तो ये अभी जो सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने भी उस टाइम टिप्पणी करी थी कि मनमोहन सिंह जी की उम्र से निकल गया, ये निकल गया। मुझे लगता है ना उस टाइम टिप्पणी ठीक थी ना आज टिप्पणी ठीक है। इसमें राजनीति, जब तक राजनीतिज्ञों को पूरी अर्थशास्त्र की और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की समझ ना हो तब तक इस पे खाली एक नंबर देख के टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और देखिए 88 89 था, 90 हो गया, ये ठीक है। वो 90 के उसमें आ गया है तो इसलिए ज्यादा चर्चा हो रही है, पर इसमें हमारे आर्थिक पैमाने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बता दूं कि डॉलर का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल नहीं है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था 38 ट्रिलियन डॉलर के उधार के नीचे दबी हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब और वहां पर अमेरिका में कुछ लॉबी जबरदस्ती डॉलर को और उनकी शेयर मार्केट को एक बबल की तरह मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। कितने दिन तक आर्टिफिशियली आप कर सकते हैं? ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते। जब वो नेचुरल अपने चाल पर आएगा तो डॉलर आगे गिरेगा। और आपको बताऊं, जो सोने चांदी में तेजी देखी है उसके पीछे डॉलर का कमजोर होना, और मैं ये शायद कम लोग जानते होंगे कि भारतीय रुपए के खिलाफ तो डॉलर मजबूत हो रहा है, पर जो बाकी की दुनिया की मुख्य करेंसी है जिसमें जापानीज येन है, ब्रिटिश पाउंड है, स्विस फ्रैंक है और यूरो है, इन 4 करेंसीज के खिलाफ 50 साल में डॉलर सबसे कमजोर हुआ है। भारतीय रुपए के खिलाफ बढ़ा है पर वहां कमजोर हुआ है। तो इसका मतलब डॉलर का जो भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। तो हमें बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, ये मार्केट फोर्सेस से अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार है, ना भी पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो रहे जो इसका असर बिल्कुल ठीक है। सर शरद सर, जैसा आपने कहा कि बहुत ज्यादा घबराने की या बहुत ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्टेबल है, हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त राजीव सर, आपसे मैं अपने दर्शकों के लिए समझना चाहती हूं, जो हमारी जनता हमें देख रही है, आप लोगों को सुन रही है, क्योंकि महंगे और सस्ते को लेकर भी अब सवाल कई खड़े हो गए हैं कि ये चीज महंगी हो जाएगी, ये चीज सस्ती हो जाएगी, या फॉरेन में पढ़ने वाले बच्चों की फीस महंगी हो जाएगी, और जो भी चूंकि तेल हम बाहर से लेते हैं, खाद बाहर से लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान बाहर से लेते हैं, तो सब पर कहीं ना कहीं गाज गिरेगी। आप डिटेल में आम भाषा में अगर हमें समझा सकें, क्या महंगा, क्या सस्ता, क्या फायदा, क्या नुकसान, संक्षिप्त में सर। देखिए, पहले तो ये वाला जो बात है कि जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो परसेंटेज मेरे ख्याल से देश में बहुत ही कम है। मतलब उसकी बातचीत करने की मेरे ख्याल से कोई खास आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये कि मेरा तो खैर ये मानना है कि अभी इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि बाहर पढ़ने वैसे भी जाना नहीं चाहिए शायद, और अमेरिका और यूएस और इंग्लैंड और सब जगह जहां बच्चे गए हुए हैं उनको जॉब्स की दिक्कत हो रही है, सब कुछ हो रही है। तो मुझे लगता है वो तो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है जी। जहां तक ये सवाल है कि ऑफ कोर्स हमारा जो सामान हम बाहर से खरीदते हैं उसमें थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस उसके बढ़ेंगे, उसका हो सकता है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आए, लेकिन क्योंकि अभी हमारा इन्फ्लेशन इतना कम है कि यदि उसमें 1-8% की बढ़ावट आ भी जाएगी तो उसमें कोई मतलब, ये नेचुरल चीजें हैं, इनमें कोई मुझे नहीं लगता कि उसको किसी ऐसी लेंस से देखना चाहिए कि इससे इकोनॉमी वीक हो गई या इससे आम आदमी पे कोई बहुत बड़ी गाज गिर जाएगी। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी चीज है। इंडिया में अब बहुत सारी चीजें मेड इन इंडिया पे जा रही। इनफैक्ट आप ये भी देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ हम 8.2% हमारा जीडीपी बढ़ता है क्वार्टर में, और एक तरफ ये, तो इसका मतलब इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। 8.2% बढ़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब कंजम्पशन बढ़ी है, इसका मतलब लोगों ने खरीदारी ज्यादा करी है। जीडीपी बढ़ने का तो और कोई तरीका नहीं है ना। तरीका एक ही है कि या तो आप एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे या आपकी कंजम्पशन देश में ज्यादा होगी। तो देश में कंजम्पशन के बढ़ने से ही 8.2% की वृद्धि हुई है। कंजम्पशन या आप कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो पैसा खर्च होता है उसी वजह से सब हो रहा है। तो उस सब को अगर आप एक टोटल होलिस्टिकली देखें तो इसमें कोई भी इस प्रकार की न चिंता की बात है, न परेशानी की बात है,
ना ही मेरे ख्याल से कोई ये न्यूज वर्दी ऐसी बहुत बड़ी चीज है। मतलब गिरता रहा है, इसमें कोई ऐसी क्या बड़ी बात है। मतलब वो 90 का एक मार्क था, अब 89.5 था, तब तक कोई हल्ला नहीं था, वो 90 हो गया तो एकदम हल्ला शुरू हो गया। आई थिंक दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल मार्क्स, और ये एक पॉलिटिकल नेरेटिव ज्यादा होता है, और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। जी ठीक है सर, जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं, लेकिन चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जाहिर है कि आम आदमी के अगर तौर पर आप देखें तो उसके जहन में कई सवाल खड़े होते हैं कि आगे क्या स्थिति बेहतर होगी, कंट्रोल में आएगी या और गिरता चला जाएगा। इसीलिए चर्चाएं भी जरूरी होती हैं। फिलहाल आप दोनों खास मेहमान का शरद सर, राजीव सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।